नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे सियासी रण में तब्दील होता नजर आ रहा है। 403 सीटों वाली इस लड़ाई में एक बार फिर बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखकर फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो विपक्षी दल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए लोगों को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुटे हुए हैं। चुनाव के करीब आते ही रैलियों, जनसभाओं और प्रचार अभियानों में तेजी देखने को मिल रही है। अगर बात करें 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की, तो सभी प्रमुख दल जनता को आकर्षित करने के लिए नए नए वादे और रणनीतियां बना रहे हैं। जहां भाजपा यूपी की सत्ता बचाए रखने के लिए, या यूं कहें सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए, अपने 9 साल के कामकाज और विकास मॉडल को सबसे बड़ा हथियार बना रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा भी पूरी रणनीति के साथ अपने विसात को बिछा चुकी है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों, विकास के दावों और जनभावनाओं की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जनता किसके कार्यों और वादों पर भरोसा जताती है और 2027 में किसे यूपी की सत्ता की बागडोर सौंपती है। यूपी के मुख्यमंत्री के पद पर कौन सा राजनेता अगले 5 सालों के लिए आसीन होगा। उत्तर प्रदेश के 18 शहरों में सकल लागत अनुबंध मॉडल के तहत 1725 एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन किया जाएगा और इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में मोहर लगाई गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य नगरीय परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्री सुविधाओं के अनुकूल बनाना है। इस बसों का संचालन निजी संचालकों द्वारा जीसीसी मॉडल पर किया जाएगा और अनुबंध की अवधि वाणिज्यिक संचालन तिथि से 12 वर्ष होगी। जीसीसी मॉडल के अंतर्गत बसों की खरीद, चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना, चालक एवं तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता, बसों का संचालन और अनुरक्षण की पूरी जिम्मेदारी निजी संचालकों की होगी। निर्धारित मानकों के आधार पर बस संचालकों को संचालन एवं अनुरक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। योजना के तहत 12 मीटर ई बस पर 40 लाख रुपए और 9 मीटर ई बस पर 35 लाख रुपए प्रति बस की दर से अनुदान भी दिया जाएगा। परियोजना के लिए आवश्यक डिपो निर्माण हेतु भूमि संबंधित नगर निगमों और नोएडा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। किराया और उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना से सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा, प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही निजी निवेश के माध्यम से सरकारी वित्तीय भार कम होगा और प्रदेश के शहरों में आधुनिक शहरी परिवहन तंत्र को नई मजबूती मिलेगी। वर्तमान में राज्य के 15 नगर निगम क्षेत्रों में नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा 743 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में अपराध और अपराधियों के खिलाफ उनकी सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति जारी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगाह किया कि जो लोग गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित करने, व्यापारियों को डराने धमकाने या महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग कानून की भाषा नहीं समझते, उनसे उसी भाषा में निपटा जाएगा जो वे समझते हैं। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ राज्य की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति बिना किसी अपवाद के जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की औद्योगिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आकर्षित करने में मदद की है, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजना पहले ही जमीन पर उतर चुकी हैं। सीएम योगी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने से पूरे राज्य में लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक एक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। या विकास के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं है तो न सुशासन आ सकता है, न समृद्धि आ सकती है। और इसीलिए हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद एक लक्ष्य निर्धारित किया था और कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे और नौजवानों के रोजगार पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। आज आप देख रहे होंगे ये मॉडल, सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए
अब यूपी में वह उपलब्ध है। परिणाम है लाखों नौजवानों को काम मिल रहा है। अकेले गीडा में उद्योग लगे हैं। गीडा में पिछले 9 वर्ष में जितने उद्योग लगे इनमें 50,000 नौजवानों को अकेले गीडा ने अपने आप नौकरी दी है और कार्य दिया है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और देश के भी अलग अलग कोने से आने वाले युवा हैं जो आज गीडा में काम कर रहे हैं। अगर सुरक्षा का माहौल नहीं होता तो क्या ये संभव था? नहीं हो पाता। और इसीलिए सरकार ने तय किया है हम विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के सबको देंगे। लेकिन अगर किसी ने मन बढ़ाई करके गरीब के हक को छीनने का प्रयास किया, व्यापारी को धमकाने का कुत्सित प्रयास किया, बेटी के साथ छेड़छाड़ करके उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, तो वह मान करके चले कि फिर सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, वह पाताल में भी छुप जाएगा, वहां से भी उसको निकाल बाहर ला देगी। महोबा जिले की एक अदालत ने करीब 3 साल पहले पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों की हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार महोबा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के समदनगर निवासी देवेंद्र विश्वकर्मा ने 17 जुलाई 2023 को पत्नी राम कुमारी और 2 बेटियों सोनाक्षी 6 वर्षीय और आयुषी 9 वर्षीय की सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक राजकुमारी के पिता हरिप्रसाद पंचाल की शिकायत पर कोतवाली नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी की और 24 अगस्त 2023 को अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्वेक्शन अभियान के तहत मामले की निगरानी की गई। उन्होंने बताया कि निगरानी प्रकोष्ठ और अभियोजन पक्ष के निरंतर प्रयासों के बाद अदालत ने 3 जून 2026 को विश्वकर्मा को दोषी करार दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की हत्या के मामले में वांछित 50,000 रुपए के इनामी आरोपी कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद को पुलिस और एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया है। मुठभेड़ के दौरान एसओजी प्रभारी रोहित मिश्रा भी गोली लगने से घायल हो गए। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के कुर्था इलाके में एसटीएफ और पुलिस टीम की आरोपी की मौजूदगी की सूचना मिली थी और घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई मुठभेड़ में कमलेश बिंद और एसओजी प्रभारी रोहित मिश्रा दोनों को गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कमलेश बिंद को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल एसओजी प्रभारी का उपचार जारी है। उल्लेखनीय है कि बीते शुक्रवार रात शहर के एक होटल के बाहर होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वाराणसी परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने घटना में नामजद 4 आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस की कार्रवाई जारी है। बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद क्षेत्र के गांव ओलीना स्थित हनुमान मंदिर परिसर में कथित तौर पर नमाज अदा करने का मामला सामने आने के बाद 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। मंदिर परिसर में कथित तौर पर नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने बताया कि 31 मई को असर मोहम्मद अपने साथी नजर मोहम्मद और अन्य के साथ औरंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत ओलीना गांव में राजमिस्त्री का काम करने के लिए राजकुमार नामक व्यक्ति के घर आया था और पुलिस ने बताया कि कुछ देर काम करने के बाद मजदूरों ने दोपहर के भोजन के लिए आराम किया और इस दौरान कथित तौर पर असर मोहम्मद ने हल्की बारिश के बीच मंदिर के अंदर नमाज अदा की और उस समय नजर मोहम्मद भी वहां मौजूद था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। जांच के दौरान पुलिस को घटना प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हुई। पुलिस के मुताबिक इस कृत्य का उद्देश्य पूजा स्थल को अपवित्र करके हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। औरंगाबाद थाने के प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद असलम ने बताया कि मामला दर्ज कर प्रकरण की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के ढासना इलाके में प्रशासन ने कथित तौर पर सरकारी जमीन पर निर्मित अवैध मदरसे को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद
गाजियाबाद प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई से कल्लूगढ़ी गांव में लगभग 1 हेक्टेयर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार न्यायालय की ओर से जारी किया गया था। कुल भूमि लगभग 5 हेक्टेयर की है, जिसमें से लगभग 1 हेक्टेयर पर मदरसा बनाया गया था और इस भूमि का अनुमानित मूल्य 25 करोड़ रुपए के आसपास है। यह सरकारी भूमि है। मंदार ने बताया कि फारूक नाम का एक व्यक्ति अतिक्रमण में शामिल किया गया था और उसके खिलाफ प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है। गाजियाबाद के अतिरिक्त आयुक्त राजकर नैयर ने बताया कि स्थानीय लेखपाल की शिकायत के आधार पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खोड़ा इलाके में 17 वर्षीय सूर्य चौहान की हत्या के बाद गाजियाबाद में शुरू किए गए व्यापक सत्यापन अभियान के बीच यह कार्रवाई की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उसके दामाद रमीज नेमत के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्रवाई को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अधिकारी कानून को लागू करने के लिए आवश्यक वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने अपील स्वीकारते हुए टिप्पणी की कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह स्थापित नहीं करती है कि आरोपियों की कथित गतिविधियों ने सार्वजनिक व्यवस्था को अस्थिर किया था या अनुचित आर्थिक या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। अदालत ने 26 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 29 मई को फैसला सुनाया। ये मामला बलरामपुर जिले के तुलसीपुर पुलिस थाना में गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस द्वारा तैयार गिरोह सूची में रमीज नेमत को गिरोह का सरगना और रिजवान जहीर को सदस्य बताया गया। गिरोह सूची 2 आपराधिक मामलों पर आधारित थी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।